हेलो बच्चों, इससे पहले जो 2-3 लेक्चर हम कंडक्ट कर चुके हैं उसमें हमने क्लास 11th का कुछ रिवीजन पार्ट लिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम जैसे रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल को लेके हमने कुछ पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम, रोप बेल्ट प्रॉब्लम्स, पुली प्रॉब्लम्स, इस पे हमने डिस्कस करना है। तो 2 लेक्चर्स में हम रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम को ले चुके हैं। आई होप आपने इनके क्वेश्चंस घर में ट्राई किए होंगे और अभी तक मुझे कोई क्वेरी नहीं मिली है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज जो पार्ट हम लेके चल रहे हैं वो है क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जो रिमेनिंग पार्ट जो मैंने प्रॉमिस किया है मुझे करवाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, रोप, पुली प्रॉब्लम्स और प्रोजेक्टाइल, वो हम कमिंग वीडियोज़ में ज़रूर यहाँ पे करेंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो पहला ही क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 वर्ड से मिलके बना है। The one is electro and the second one is statics. And what does it mean? The 2 words are electro plus statics. Electro means charge and statics हमें पता है static means at rest. So what is electrostatics? Electrostatics is the study of charge at rest। यानी इस चैप्टर में जो भी हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे वो चार्जेस हमेशा रेस्ट पर होंगे। अगर चार्जेस मूविंग होंगे तो चीज़ें बदल जाती हैं। जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर वो कंसेप्ट मूविंग चार्जेस के लिए उतने एप्लीकेबल नहीं रहते। तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जब भी मैं चार्ज की बात करूँगा वो चार्ज हमेशा रेस्ट पर होंगे। उसी की स्टडी हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब हमने यहाँ पे बात की है चार्ज के बारे में। अब चार्ज के बारे में जानना ज़रूरी है कि चार्ज क्या है, कैसे किसी चीज़ में चार्ज डेवलप हो जाता है, हम इसकी स्टडी तक कैसे पहुँचे। तो थोड़ा सा आपको डेली लाइफ में लेके चलता हूँ। You must have observed that when you put off your woolen cloths or synthetic cloths, you must have heard a sparkling sound और आपको हल्का सा झटका, शॉक सा लगा होगा। ये चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बारी हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो बॉडी के हेयर को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, कई बार जब हम अपनी गाड़ी की सीट से उतरते हैं, जैसे ही हम डोर ओपन करने के लिए हैंडल को टच करते हैं हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, चाहे वो हल्का हो, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। अब पिछले कुछ दिनों में मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि कुछ लोगों ने काफ़ी पोस्ट डाली हुई थी कि आजकल उन्हें करंट लग रहा है जब वो चीज़ों को टच कर रहे हैं। तो उसके पीछे जो उनका कंक्लूज़न था वो ये था कि ये 5G रेडिएशन की वजह से है। काफ़ी फ़नी भी लगा क्योंकि 5G अगर मैं हिमाचल में अभी बात करूं तो अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। जहां पे रोल आउट हुआ होगा हो सकता है वहां पे इसका कुछ इम्पैक्ट रहा होगा। वो बहुत अलग सिनेरियो है कि कितना इम्पैक्ट रहता है। इसके पीछे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बहुत काम करती है। तो ये रीज़न जस्टिफाइड उनका नहीं था। रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी तो वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके वही आपके सामने बोल देते हैं। वो 5G रेडिएशन की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा था। देखिए सर्दियों का मौसम था, वुलन क्लॉथ सब पहनते थे। तो जब भी हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं और ये जब हमारी बॉडी के साथ रगड़ लगती है तो हमारी बॉडी में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और जैसे ही हम किसी दूसरी बॉडी को टच करते हैं वो चार्ज जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुका था वो उस बॉडी को डिस्चार्ज हो जाता है हमारी बॉडी से। और जैसे ही चार्ज डिस्चार्ज होता है हमें क्या होगा, हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा या आपको सेंसेशन हो सकती है
आपको स्पार्क दिख भी सकता है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दो चीज़ों की रगड़ की वजह से। जो हमने एग्जाम्पल लिया कि हम अपनी गाड़ी की सीट से जैसे ही बाहर उतरने की कोशिश करते हैं, हैंडल को टच करते हैं, हमें शॉक लगता है। अब इसके पीछे भी सेम रीज़न है। हम गाड़ी में बैठे थे, जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे या जैसे भी बैठे थे, गाड़ी की जो सीट कवर थे उनके साथ हमारी बॉडी क्या थी, बार बार टच हो रही थी, रगड़ लग रही थी। उस रगड़ की वजह से हमारी बॉडी में चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। जैसे ही आप हैंडल को पकड़ते हैं डोर ओपन करने के लिए, वो चार्ज आपकी बॉडी से उस बॉडी को ट्रांसफ़र होता है और जिसकी वजह से हमें हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये कुछ और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपने ये देखा भी होगा, बचपन में हमने काफ़ी ये चीज़ें की हैं। उस टाइम शायद समझ नहीं आता था कि ये मैजिक कैसे होता है। हम एक कॉम्ब लेते थे, कंघी को बालों पे रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे। तो हमने क्या देखा कि वो कंघी उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो उस टाइम लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे होता है, लेकिन ये रीज़न यही था। जैसे ही हमने कॉम्ब को अपने हेयर के साथ रगड़ किया, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्यूमुलेट हो गया उस कॉम्ब पे, और जैसे ही हम किसी दूसरी चीज़ के पास उसको लेके जाते हैं तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या वो उसको रिपेल करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हम नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने नोट्स में साथ साथ लिखते जाइएगा। तो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वी फील शॉक्स due to transfer of charge, और आप ऐसे भी लिख सकते हो ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडी, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम आवर बॉडी। यानी हमें हल्का सा करंट लगा तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। So what is frictional electricity? When two bodies are rubbed with each other, electricity developed is called frictional इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं कि हाउ डू वी कम टू नो अबाउट चार्जेस? हमें चार्जेस के बारे में पता कैसे चला? देखिए, हमने डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ से हमें क्या फील हुआ कि जैसे ही हमने दो चीज़ों को रगड़ा तो एक उनके पास प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से या तो हमें सेंसेशन फील होगी, या अगर मैं कॉम्ब वाला एग्जांपल देखूं तो या तो वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये हमें कहाँ से पता चला? बाय रबिंग ऑफ टू बॉडीज़। और जैसे ही दो बॉडीज़ को रब किया गया, हुआ क्या, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुई। दो बॉडीज़ को हमने आपस में रगड़ा, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुई होगी। यानी वी कैन से दैट व्हेन वी रब टू बॉडीज़ विद ईच अदर देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। और जैसे ही दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन हुई तो इंटरेक्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनके पास या तो अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की एक प्रॉपर्टी आ गई।
तो इसके वजह से क्या हुआ, यानी दोनों के बीच में कुछ ट्रांसफ़र हुआ होगा, देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग और इस समथिंग को उस टाइम पे नाम दे दिया गया चार्ज। उनके बीच में क्या ट्रांसफ़र हुआ होगा, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। लेटर यानी काफ़ी बाद में हमें ये पता चला कि ये जो समथिंग की हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि दो बॉडीज़ के बीच में क्या ट्रांसफ़र होता है वो है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिस टाइम की हम पहले बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, तो उस टाइम पे एक कॉमन नाम दे दिया गया कि उन बॉडीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन हुई जिसकी वजह से कुछ ट्रांसफ़र हुआ, दैट इज़ चार्ज। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज़ चार्ज? Charge is something that provides property of attraction or repulsion. दिस इज़ द अर्लियर डेफिनेशन। बाद में जब हमें एटम के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। हमें पता है कि कोई भी बॉडी एटम से मिलके बनी होती है और वी ऑल नो दैट इन एटम्स वी हैव प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और सबका अपना अपना कुछ मास होता है। और अगर किन्हीं बॉडीज़ के पास मास है तो उनके बीच में एक फोर्स हमेशा काम करेगी, दैट फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी ऑल नो F इक्वल टू G/m/r²। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स हमेशा काम करती है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक और चीज़ इनके बीच में फाइंड की गई कि इस फोर्स से भी बड़ी एक और फोर्स है जो इन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा काम करती रहती है। दैट फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू चार्जेस। सो इसकी जो एक और डेफिनेशन बताई गई वो ये है कि दैट एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ proton and electron which give rise to electric force between them additional property of proton and electron which give rise to electric force between them is called electric charge. And value of electric charge is found as 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And एक और चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, that is an atom is always neutral or a charge is scalar quantity atom is always neutral। इसका मतलब, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, तो उनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एटम हमेशा न्यूट्रल रहेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन पे हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक स्टेप और आगे चलते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। एक बॉडी के पास दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। बॉडी कैन हैव
टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, चार्ज आया कहाँ से बॉडी के पास, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, इसका ओरिजिन है क्या, ये कहाँ से आया। तो पहले तो मैं इसका सिंपल सा आंसर लिख देता हूँ। द चार्ज ऑन बॉडी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, इन पर्टिकुलर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। किस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, किस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, वो देखते हैं। पहले हमने आंसर लिखा कि किसी बॉडी पे चार्ज होने का ओरिजिन क्या है। आंसर है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना ओनली। अब हमें पता है एटम इज़ ओवरऑल न्यूट्रल, एटम इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें ये भी पता है कि जब हम एटम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट रहते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकते, मूव नहीं कर सकते। अगर वो मूव नहीं कर सकते तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तो एक ही चीज़ है जिसका ट्रांसफ़र पॉसिबल है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये चीज़ भी नोट डाउन कर सकते हो अपने की पॉइंट्स में। प्रोटॉन्स आर इंटैक्ट इन न्यूक्लियस। इसका मतलब कैन नॉट मूव, मूव नहीं कर सकते। तो एक ही चीज़ है जो मूव कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। इसीलिए हमने लिखा कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब आप ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो देखिए आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, जब भी हम किसी एटम को हीटअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है। जैसे ही हीटअप होगा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करते हैं। और ये चीज़ भी हमने पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करते हैं तो उनके पास टेंडेंसी है, बहुत सारे एटॉमिक लेवल्स बने हैं तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने की। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ के बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा किस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, किस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। मान लेते हैं कोई बॉडी है, अभी न्यूट्रल है, इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए इसके पास 5 प्रोटॉन हैं तो 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे। ओवरऑल चार्ज 5 - 5 0। अब मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, 5 - 6 दैट इज़ -1। यानी ओवरऑल इसके पास हो गया नेगेटिव चार्ज। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा और इस बॉडी ने उस इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम रहे, तो इसके पास नेट चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली मान लीजिए ये कोई दूसरी बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को दे दिया, तो इसके पास मान लीजिए पहले 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को दे दिया, तो इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 5 - 4 + 1 दैट इज इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये रहता है ओरिजिन ऑफ चार्ज। कैसे किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर आ जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रह गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब उसने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती है, इसका मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। प्रोटॉन ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव चार्ज। दिस इज़ ओवरऑल ओरिजिन ऑफ चार्ज। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं कि जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या रहता है उस बॉडी पर। तो हमने यहाँ पे अभी 2 केस पढ़े। मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, न्यूट्रल है, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M और इसकी रेडियस मान लेते हैं रेडियस R है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज़ जब इस बॉडी पे एडिशनल कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, हमें पता है कि जैसे ही इस पे कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा ये बॉडी क्या चार्ज एक्वायर कर लेगी, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम, यानी ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। ओवरऑल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ने एक्सेप्ट किया, इस बॉडी का मास भी बड़ा होगा, बहुत कम बढ़ता है, सब एटॉमिक लेवल पर बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज़ ही सही, इंक्रीज़ ज़रूर होगा इस बॉडी के मास में। तो इसका मास मान लेते हैं m' और इस बॉडी पे है नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही इस बॉडी ने नेट नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों के पास हर एक इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। धक्का मारने से क्या होगा, ये जो रेडियस R थी ये R ना रह के कुछ R' बन जाएगी, यानी साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं, M' विल बी ग्रेटर देन M एंड दिस R' विल बी ग्रेटर देन R। यानी मास भी सब एटॉमिक लेवल पर थोड़ा सा बढ़ेगा, इस एटम का जो साइज था वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट रहता है अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। सेकंड केस, जब इस बॉडी ने कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को दिया, हमें पता है बॉडी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पर, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या मास इंक्रीज होगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो मास तो कम होगा, चाहे सब एटॉमिक लेवल पर थोड़ा सा कम होगा लेकिन मास कम होगा। तो अगर इसका मास m' है और रेडियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए फिर से पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो साइज तो यहाँ पर भी इंक्रीज करने वाला है। इफ़ रेडियस इज़ R', तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहा, दिस m' इज़ लेस देन m एंड R' इज़ ग्रेटर देन R। एक बार फिर से रिवाइज, एटम न्यूट्रल था, मास हमने माना m, रेडियस मानी R। जैसे ही इस पर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया,
इसका मास थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रेडियस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी यानी एटम का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। सेकंड केस, जब इस एटम ने, न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र किया, इसका अपना मास थोड़ा सा कम हो गया, m डैश लेस देन m, पर सेम चार्जेस की वजह से रिपेल तो होगा ही होगा, तो इसकी जो रेडियस है ओवरऑल वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ करती है। ये है इफेक्ट ऑफ चार्जिंग। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जैसे हमने मासेस का एडिटिव नेचर पढ़ा है, जो क्या था कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास इस पार्ट पर m1, m2, यहाँ पर m3, यहाँ पर m4, यहाँ पर कहीं m5 है, तो ओवरऑल हम लिख सकते थे जो मास का एडिटिव नेचर हमने पढ़ा है दैट m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ स्केलर क्वांटिटी, हम चार्जेस को भी मास की तरह ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी बॉडी के इस पार्ट पर चार्ज Q1 है, इस पार्ट पर चार्ज Q2 है, इस पार्ट पर चार्ज Q3 है, इस पार्ट पर चार्ज Q4 है, तो ओवरऑल बॉडी पर जो हम चार्ज है वो इस तरह से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इसी चीज़ को अगर मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ, व्हाट इज़ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू algebraic sum of all the charges at different parts of body। अब अगर मास के साथ कंपेयर करें तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है कि जैसे हम मासेस को ऐड कर सकते हैं वैसे ही हम चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं। मास किसी भी बॉडी का कभी जीरो नहीं हो सकता। मास कैन नेवर बी जीरो, बट नेट चार्ज on any body can be zero। Mass is always taken positive while charge can be negative। यानी whenever writing charge must consider साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो दिस इज़ द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और हमने इसे मास के साथ भी कंपेयर करके देख लिया। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अब इसे आसान लैंग्वेज में पहले समझिए, फिर हम स्टेटमेंट भी लिख लेंगे। किसी बॉडी के पास या तो हो सकता है +1 चार्ज हो, -1 चार्ज हो, +2 चार्ज हो, -2 चार्ज हो, एंड सो ऑन। इसी तरह से चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी बॉडी के पास 0.5 चार्ज है या किसी बॉडी के पास -0.5 चार्ज है
2.5 चार्ज है, माइनस का 2.5 चार्ज है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 2 3 4 5 इंटीजर्स चलेंगे, कोई यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगा कभी भी। तो इसका मतलब क्या है, +1 चार्ज का, +1 चार्ज का मतलब है, +1 चार्ज कैसे आया होगा, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। -1 चार्ज कैसे आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एडिड, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स एडिड। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, आधा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कभी भी पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन या तो ऐड होगा या रिमूव होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का 3/4 भाग ट्रांसफ़र हो गया, 1/4 भाग रह गया, कभी भी पॉसिबल नहीं है। और हमें पता है कि जब हम एटम की बात करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, हम अभी छोड़ के चल रहे हैं, हम बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो सिर्फ साइन का डिफरेंस रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एटम बनता है। अगर किसी बॉडी के पास +1 चार्ज है, इसका मतलब +1 × एक पॉजिटिव चार्ज के पास कितना, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम -1 की बात करें तो -1 × -1 का मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली +2 का मतलब है +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -2 का मतलब -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने क्या देखा कि किसी बॉडी के पास चार्ज यानी Q कितना होता है, हमने क्या किया, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस, इसको मैं n लिख दूं, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 सो ऑन, इंटीजर्स, होल नंबर्स। साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है एलिमेंट्री चार्ज से, और वो एलिमेंट्री चार्ज क्या है, E, n × E। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को स्टेटमेंट में हम कैसे लिखते हैं, दैट टोटल चार्ज ऑन any body is always equal to integral multiple of elementary charge। This 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb is called elementary charge। सो दिस इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत आसानी से हमने समझ लिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। इसी का आपको एक एग्जांपल लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या इतना चार्ज किसी बॉडी के पास पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। हमेशा किसी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 का। तो सबसे मिनिमम चार्ज ही किसी बॉडी के पास कितना पॉसिबल है वो है, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं या तो 0 होगा, अगर मैं 1 पुट करूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब प्लस माइनस। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 × 1.6 दैट इज़ 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसी मल्टीपल में किसी बॉडी पर चार्ज होगा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। जिस तरह से हम एनर्जी या लीनियर मोमेंटम के बारे में बोलते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ा है। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट। वी कैन राइट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप सिस्टम वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब आप बोलेंगे सर इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दीजिए, कैसे प्रूव करेंगे हम इसे। मान लेते हैं कोई हमारे पास बॉडी है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +1। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अब यहाँ पे समझाइए कि यहाँ पे चार्ज कंजर्व कैसे रहा। जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया था तो बॉडी के पास नेट चार्ज 0 था, बॉडी ओवरऑल न्यूट्रल थी। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, चार्ज कितना हो गया इसके पास, +1। तो कंजर्व कहाँ रहा, पहले 0 था अब +1 हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो कोई ना कोई बॉडी ज़रूर होगी जिस बॉडी ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी भी ज़रूर होगी जिसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज इसके पास आ चुका है तो हम बोल सकते हैं इसके पास कितना चार्ज हो गया, -1। इसी सिनेरियो को यहाँ पे बना रहा हूँ। ये कोई बॉडी A, कोई बॉडी B, ये है बॉडी A, ये यही बॉडी B। जब इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, इसके पास नेट चार्ज 0, इसके पास नेट चार्ज 0। ये किसी आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है। नेट चार्ज पूरे सिस्टम का 0। जैसे ही बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास आ गया चार्ज +1, इसके पास आ गया चार्ज -1। सिंस ये एक सिस्टम का पार्ट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ है। एक के पास +1 चार्ज, एक के पास -1 चार्ज। नेट चार्ज 0। बिफोर ट्रांसफ़र भी नेट चार्ज 0 था। आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेट चार्ज रिमेन्स 0। दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो चीज़ें हमने पढ़ ली उन्हीं को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली और वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज़ दैट लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other. इसका मतलब नेगेटिव लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 2,
मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज अब वो एलिमेंट्री चार्ज चाहे तो प्रोटॉन हो और इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑलवेज बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। जो हमने बात की थी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू और एक प्रोटॉन के पास प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या है? चार्जेस हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहते हैं। जो हमने इफेक्ट ऑफ चार्जिंग देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मास पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मास बढ़ जाता है। और जो हमने एग्जांपल लिए थे m डैश ग्रेटर देन m, और जो दूसरा केस लिया था जिसमें हमने रेडियस का इम्पैक्ट भी देखा था कि रेडियस हमेशा ही बढ़ती है दोनों केसेस में, वही ये चीज़ है कि चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज के ऐड होने से या चार्ज के कम होने से मास पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ये हम पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन क्या होती है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, that is integral multiple of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Property number 6, charges are additive in nature. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 7, चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस लेक्चर नंबर 1 में फ़िलहाल इतना ही। लेक्चर नंबर 2 में हम इंडक्शन और चार्जिंग हम कंडक्शन से कैसे कर सकते हैं ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको जो हमने आज पढ़ा है वो समझ आया होगा। आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बड़ों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।